हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जो कि है प्रभावी कंपटीशन हब और मैं हूं आपकी एजुकेटर शकुंतला गर्ग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, क्या टर्म्स इसमें यूज़ की जा रही है, क्यों इसको जो है लेकर आए एंड वॉट एवर सब चीज़ें हम जो है इसमें इंक्लूड करके इसको पढ़ेंगे। इसका मीनिंग क्या है, प्रॉमिसरी नोट इसमें क्या होगा, वो सब। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं इसकी। और अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाइएगा और आपको जो है अपने चैनल पे आपके इनकी सबकी वीडियोस मिल जाएगी। तो जरूर देखिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, आप जब भी कोई भी गुड्स जो है उसको बेचते हो या खरीदते हो तो दो तरीके से उसे बेच या खरीद सकते हो, या तो कैश में या फिर क्रेडिट में। तो जब आप गुड्स को सोल्ड या ब्रॉट करते हो कैश में तो क्या होगा, पेमेंट उसी टाइम पे चेंज हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। अगर बेच रहे हो तो आपको उसी टाइम पे पेमेंट मिल जाएगी और अगर खरीद रहे हो तो आपको उसी टाइम पे पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन चलो कैश वाली बात तो खत्म, लेकिन वही चीज अगर हम गुड्स को सोल्ड या ब्रॉट कर रहे हैं क्रेडिट पर तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको उस टाइम पर पेमेंट नहीं मिलेगी। आपको जो है एक फ्यूचर डेट में जाके आपको उस चीज की पेमेंट मिलेगी या आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में अब क्या होता है, इस सिचुएशन में फर्म जो है वो एक विश्वास करके चलती है कि सामने वाली पार्टी जो है वो ड्यू डेट पे उसको पैसा दे देगी। लेकिन सोच के चलो, क्या हो अगर वो पार्टी मना कर दे देने से, तो आपने कह दिया 2 महीने बाद जो है आप मुझे पैसे दे देना और डन हो गया। लेकिन 2 महीने बाद अगर उसने मना कर दिया तब आप क्या करेंगे, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप उनको आपको देने ही देने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस सिचुएशन में इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, एक इंस्ट्रूमेंट जो है क्रेडिट का, क्रेडिट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसे यूज किया गया, जिसके थ्रू बायर, बायर कौन, खरीदने वाला जो है वो बेचने वाले को एक विश्वास दिलाता है कि आपकी पेमेंट जो है वो इस कंडीशन के साथ, मैं एक जो स्पेसिफाइड जो दिन हमने डिसाइड किया है उस पे मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए जो है एक क्रेडिट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट जो है वो यूज किया जाने लगा। अब भरोसा दिलाओगे तभी तो वो आपको सामान बेचेगा ना उधार पे, ऐसे तो कोई आपको सामान देगा नहीं उधारी पे, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये जो है बहुत टाइम से जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट जो यूज किया जा रहा है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको हुंडीज के नाम से जाना जाता है। किस नेम से, हुंडीज के नाम से। बहुत टाइम से इंडिया में ये जो है ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे इसको जो है पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था, हुंडीज के नाम से। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो हिंडिस होते हैं ये आपके किस लैंग्वेज में होते हैं, इंडियन लैंग्वेज में ही होते हैं और बहुत अलग अलग तरह के आपको हिंडिस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये हिंडिस के ऊपर एक अलग से जो है छोटी सी वीडियोस बनाएंगे बाद में, क्योंकि इसके अंदर अलग ऐसा कुछ है नहीं। बट अगर आप चाहो तो मैं इसको साथ में भी करवा सकती हूँ, चलो हम साथ में कर ही लेते हैं, बिकॉज फिर आप अलग से कहाँ जाओगे उस वीडियो को सर्च करने, राइट। तो देखिए, हिंडीज और उसके टाइप की अगर हम बात करें तो बहुत तरह की हिंडीज जो है वो हमारे कंट्रीज के अंदर यूज की जाती थी। हम उसको जो है उनमें से जो कॉमन वन है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले आपकी आती है शहद जोग हुंडी। कौन सी हुंडी है, शहद जोग हुंडी। तो ये जो है ये क्या थी, ये हुंडी ड्रॉ की जाती है एक मर्चेंट के द्वारा दूसरे मर्चेंट को, आस्किंग द लेटर टू पे द अमाउंट टू अ सा। जो लेटर वाला था, मतलब मान लीजिए मैंने एक हुंडी जो है वो आपके नाम पर लिखी, ठीक है। और इसमें मैं इस हुंडी में मैं क्या बोलूंगी आपको कि आप जो अमाउंट है ना वो शाह को पे करेंगे। अब बात आती है ये शाह क्या है, तो ये शाह जो है एक रिस्पेक्टेबल और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो बाजार में मतलब हर कोई जिसे जानता है, मतलब ये कहता है ना मार्केट का या इस देश का, इस शहर का, अगर मैं बोलूं कि ये पर्सन बहुत पॉपुलर है, रिस्पेक्टेबल है, इस पे ट्रस्ट है सबको कि ये कुछ गलत नहीं करेगा, ओके। तो उसको जो है आप जो है इस तारीख को इतनी अमाउंट जो है पे कर दोगे, ये ड्रॉ किया जाता है इस हुंडी के अंदर। तो जो शाह जो हुंडी जो है वो पास होती है एक हैंड से दूसरे हैंड पर जब तक कि वो शाह तक नहीं पहुंच जाती, जो कि एक पूरी इंक्वायरी करने के बाद में, पूरी इंक्वायरी करने के बाद में क्या करेगा,
ड्रॉई को आगे प्रेजेंट करेगा कि वो पेमेंट के लिए एक्सेप्टेंस दे दे कि यस मैं इसके जो है एक्सेप्टेंस देता हूँ कि हाँ मैं इस तारीख को जो है पेमेंट कर दूंगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली शाहजोग हुंडी में क्या होता है, एक मर्चेंट दूसरे मर्चेंट के नाम पर ये जो है ड्रॉ करता है, लिखता है और दूसरे वाले को बोलता है कि आप जो है अमाउंट शाह को पे कर देंगे। फिर शाह जो है वो क्या करता है, वो हुंडीज को पूरी इसकी इंक्वायरी करता है और फिर बाद में जो है आगे ड्रॉई को प्रेजेंट करता है कि हाँ कि आप जो है पेमेंट के लिए इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। देन आती है आपकी दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी जो है वो कौन सी हुंडी होती है, ये हुंडी होती है जो कि पे की जाती है एट साइट। एट साइट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही एक टाइम पीरियड के मतलब जैसे एक टाइम पीरियड होता है उसके अंदर ही, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसको प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट के लिए एक रीजनेबल टाइम के अंदर आफ्टर इट रिसिप्ट बाय द होल्डर। जैसे ही होल्डर के द्वारा इसे रिसिप्ट किया जाता है तो उसके एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर जो है वो क्या हो जाती है, इसको पे कर प्रेजेंट कर दिया जाता है पेमेंट के लिए। तो पेबल एट साइट का मतलब ये है जब जब आपके पास वो पहुंच गया ना, जो पेपर है आपके पास, जो हुंडी पहुंच गई, पहुंचते ही आपने उसकी पेमेंट करनी है। तो बेसिकली आप इसे एक डिमांड बिल की तरह भी कह सकते हो। डिमांड बिल मतलब जैसे मुझे आज जरूरत पड़ी मैंने उसी टाइम पे वो हुंडी जो है वो क्या कर दी, प्रेजेंट कर दी कि मुझे इसकी पेमेंट कर दो। दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट मुद्दती हुंडी, जो कि ये मुद्दती या फिर मियादी जो हुंडी है आपकी, ये पे की जाती है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद में और ये एक टाइम बिल की तरह होती है। जैसे मान लीजिए 4 साल का टाइम दिया, 1 साल का टाइम दिया, 6 महीने का टाइम दिया, तो उसके बाद में जो है इसकी पेमेंट की जाती है। और भी कई तरह की हुंडीज होती है जैसे नाम जोग हुंडी, धनी जोग हुंडी, जवाबी हुंडी, हुक्मी हुंडी, फिरमान जोग हुंडी एंड सो ऑन। आज के टाइम में अगर हम बात करें, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है इन्हीं को बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके अंदर क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर to pay a certain amount on an agreed date, while the promissory note contain an unconditional promise to pay a certain sum of money on a certain date। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में तो क्या होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब कोई कंडीशन नहीं लगाई होती उस ऑर्डर पे। एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि आप जो है ये सर्टेन अमाउंट जो है वो आप पे कर देंगे इस तारीख को, मतलब आप इस तारीख को इतनी अमाउंट जो है वो पे कर देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में तो ये लिखा होता है। और जबकि प्रोमिसरी नोट जो है वो ऑर्डर नहीं, वो एक प्रॉमिस होता है जिसके अंदर एक प्रॉमिस होता है कि एक ये अमाउंट जो है ना, सर्टेन अमाउंट सर्टेन डेट पर जो है मैं वादा करता हूँ कि सर्टेन अमाउंट सर्टेन डेट पर आपको पे कर देंगे। तो प्रोमिसरी नोट में एक प्रॉमिस किया जाता है जबकि उसके अंदर ऑर्डर दिया जाता है, एक ऑर्डर होता है। और इंडिया में ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सारे आपके इंडियन नेगोशिएबल एक्ट जो है 1888 उसके अंदर जो है ग्वांट किए जाते हैं आपके। अब बात आती है मीनिंग क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के मीनिंग की बात करते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको हम क्या बोलेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट है, किसके अंदर होता है, राइटिंग में होता है, लिखित के अंदर होता है, जिसके अंदर कोई अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। और ये कौन साइन करता है, ये आपका मेकर साइन करता है जो इस बिल को ड्रॉ कर रहा है, बना रहा है। तो जो मेकर होगा वो इसको साइन करेगा एंड डायरेक्ट करेगा किसी स्पेसिफिक पर्सन को कि आप जो है सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो पे करेंगे only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। कि मतलब आप जो है ये certain sum of money जो है सिर्फ पे करेंगे जब कोई certain person आपको ऑर्डर देगा या फिर जो इंस्ट्रूमेंट का जो bearer होगा, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको आप जो है certain amount जो है certain डेट पे आप जो है पे करेंगे। ठीक है। अब बात आती है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसके फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक राइटिंग में होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, ऑर्डर है। मतलब जैसे मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि मैंने बिल ड्रॉ किया, मैंने आपके नाम से बिल ड्रॉ कर दिया और मैंने उसमें ऑर्डर दिया कि भाई आपको ना इस तारीख को 10,000 रुपए मुझे पे करने हैं। ये ऑर्डर दे रही हूँ मैं, करने हैं तो करने हैं, आप इसमें कोई बहाना नहीं लगा सकते। दैट्स इट। तो इट्स एन ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट। ओके।
एंड जो ऑर्डर होगा ना वो अनकंडीशनल होगा, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा है, नहीं कि मतलब ये होगा तो ही आपको ये करना है, या फिर ये ऑर्डर तभी लागू होगा जब आप ये चीजें पूरी करोगे। मतलब वो कहते हैं ना नियम एंड शर्तें लागू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अनकंडीशनल है, कोई कंडीशंस नहीं लगी होगी इस पर। नेक्स्ट, जो मेकर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का उसका मस्ट साइन इट, उसे साइन करना जरूरी है। कि मतलब मैंने बिल बनाया है तो मेरे साइन उस पे होने जरूरी है कि ये बिल मैंने बनाया है और मैंने कहा है कि आप इस तारीख को इतनी अमाउंट इसे दोगे। ओके। और पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन, कि पेमेंट जो है वो की जाएगी ये भी निश्चित होनी चाहिए, कितनी पेमेंट करनी है, किस तारीख को करनी है ये भी आपकी निश्चित होनी चाहिए। एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन, मतलब ऐसे नहीं है किसी को भी मुंह उठाया दे दिया, ये एक सर्टेन पर्सन को ही पेबल होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज। जो अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन होगी वो पेबल या तो डिमांड पे हो या फिर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम की एक्सपायरी पे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपके नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रही हूँ और मैं उसमें बोल रही हूँ कि आप जो है 50,000 रुपये जो है मुझे 6 महीने में दे देंगे। ठीक है, डन है, लिख दिया। उसके बाद में मान लीजिए मुझे 6 महीने से पहले 5वें महीने में जरूरत पड़ गई, तो जिस टाइम मैंने डिमांड किया तो या तो आप उस टाइम पे उसको पे करोगे, या फिर अगर टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, मतलब 6 महीने पूरे हो गए, तो उसके बाद में जो है आपको अमाउंट जो उसमें लिखी है वो पे करनी ही पड़ेगी। और ये लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है ये जनरली ड्रॉ कौन करता है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली ड्रॉ किया जाता है क्रेडिटर्स के द्वारा अपने डेटर्स के लिए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं जी, बताइए जरा। क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार, डेटर कौन होते हैं, देनदार। समझ रहे हो? तो अब देखिए, क्रेडिटर्स मतलब मैं हुई, अब मैंने आपको कोई चीज उधारी पर दी है, इट मीन्स आई एम योर क्रेडिटर एंड यू आर माई डेटर। एग्री? तो क्रेडिटर इसे ड्रॉ करेगा, इट मीन्स मैं ड्रॉ करूंगी, क्योंकि पेमेंट किसने लेनी है, मैंने लेनी है ना, किससे लेनी है, आपसे लेनी है। तो इसीलिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली क्रेडिटर ही ड्रॉ करता है डेटर के ऊपर। और ये एक्सेप्ट कौन करता है, एक्सेप्टेंस इसकी कौन देगा, डेटर। अब मैंने बिल ड्रॉ कर दिया, बात वहां खत्म थोड़ी होती है, बिल आपके पास जाएगा, आप भी बोलोगे कि ठीक है मैं भी एग्री करता हूँ कि मैं इस तारीख को इस दिन इतनी अमाउंट आपको दे दूंगा। तो बिल एक्सेप्ट किसके द्वारा किया जाता है, ड्रॉई। डेटर को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं। और जो क्रेडिटर है वो आपका ड्रॉर होता है, जो कि बिल बनाता है, या जिसको मैं बोलूँ मेकर भी होता है। ठीक है। या तो फिर वो ड्रॉई ही उसे एक्सेप्ट करेगा, या फिर उसके बिहाफ पर उसके कोई फैमिली का बंदा या वॉट एवर जो भी है वो कर सकता है। और ये इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट टिल इट्स एक्सेप्टेंस इज मेड। जब तक इस ये बिल ऑफ एक्सचेंज, तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता जब तक कि उसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती। जब तक एक्सेप्टेंस ना दी जाए उस टाइम तक ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्राफ्ट ही होगा। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। अमित सोल्ड गुड्स टू रोहित ऑन क्रेडिट फॉर 10,000 फॉर 3 मंथ। अमित ने गुड्स रोहित को बेच दी। ठीक है, सपोज आई एम अमित एंड यू आर रोहित। अमित ने गुड्स रोहित को बेच दी, मैंने गुड्स आपको बेच दी क्रेडिट के ऊपर 10,000 रुपए में 3 महीने के लिए। अब मुझे ये यकीन दिलाना है कि पेमेंट जो है वो ड्यू डेट पे मुझे मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मतलब अमित अमित मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देती हूँ रोहित के नाम से, मतलब आपके नाम से, 10,000 रुपए का, कि 3 महीने बाद आप मुझे दोगे। तो जब तक कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपके द्वारा, तब तक ये सिर्फ ड्राफ्ट है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज केवल तभी बनेगा जब आप जो है उसके ऊपर वर्ड लिख देंगे एक्सेप्टेड, एंड उसके ऊपर अपने सिग्नेचर भी जो है वो आप क्या कर दोगे, सिग्नेचर भी डाल दोगे, ताकि आप अपने जो एक्सेप्टेंस है उसको आप बता रहे हो सबको। ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में याद रखेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ कौन करता है, क्रेडिटर करेगा, ड्रॉवर करेगा या मेकर करेगा। और एक्सेप्टेंस कौन देगा उसके ऊपर, ड्रॉवी, जिसको हम बोलेंगे उस डेटर। ओके।
और ये जो है एक ऑर्डर होता है, रिटर्न में होता है, बिल्कुल जरूरी है। ये जो मेन मेन चीजें हैं इनको याद रखिएगा। अब बात आती है बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कौन कौन सी होती है, कितनी पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली 3 पार्टीज होती है आपकी। कौन कौन सी? ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। कौन कौन सी होती है? ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। तो अब देखिए ड्रॉवर कौन होता है, जिसको मैं बोलूं मेकर। तो ड्रॉवर होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है। और इस केस में कौन होता है ड्रॉवर? आपका क्रेडिटर, ठीक है, या सेलर जिसे मैं बोलूं। तो एक सेलर, क्रेडिटर, जिसने पैसा लेना है डेटर से, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा डेटर के नाम पर। तो जो ड्रॉवर होगा, जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे राइट करके उस पे साइन कर देगा, तब जो है वो एक मेकर बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। देन ड्रॉवी क्या है? ड्रॉवी, अब देखो ड्रॉवर जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, ड्रॉवी जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जा रहा है। तो ड्रॉवी वो पर्सन होता है अपॉन होम, जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। तो ड्रॉवी को हम परचेजर भी कह सकते हैं या डेटर भी कह सकते हैं गुड्स का। अपॉन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया जाता है। नाउ पेई, पेई क्या है? पेई वो पर्सन है जिसको की पेमेंट जो है वो करनी है। पेई क्या है? पर्सन है टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पेमेंट करनी है। अब देखिए ड्रॉवर जो है बिल का, वो हिमसेल्फ वो खुद भी पेई हो सकता है अगर वो बिल अपने पास ही रखता है उसकी पेमेंट की डेट तक। और पेई जो है वो कुछ सिचुएशंस में अलग चेंज भी हो सकता है। इन केस द ड्रॉवर हैज गोट द बिल डिस्काउंटेड, अगर मान लीजिए जो ड्रॉवर है, मान लीजिए मैं हूँ, क्रेडिटर हूँ, मैंने अपना बिल पहले ही डिस्काउंट करवा लिया, तो उस केस में जो आपका पे होगा वो कौन हो जाएगा? जिसने बिल आपका डिस्काउंट किया। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैंने आपसे जो है पैसे लेने थे, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया आपके नाम पर, ठीक है, तो आई एम द ड्रॉर। अब क्या हुआ कि मैंने आपके नाम पर तो बिल ऑफ एक्सचेंज कर दिया, लेकिन मुझे पैसे की पहले जरूरत पड़ गई और आपके पास है नहीं। तो मैं बैंक के पास जाती हूँ सपोज, और मैंने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिया। उस केस में अब जो पे होगा वो आपका बैंक होगा, ना कि मैं। क्योंकि अब जो पेमेंट आप करोगे वो मुझे नहीं, बैंक को करोगे। ओके। तो इन द केस द बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉर, द क्रेडिटर विल बिकम द पे। अगर मान लीजिए बिल जो है वो आपने किसी आगे अपने क्रेडिटर को दे दिया, तो फिर क्रेडिटर आपका पे बन जाएगा। ओके। तो नॉर्मली मतलब ये पे ही आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन ड्रॉर जो बनाता है बिल, ड्रॉवी जिसके लिए बनाया जाता है, पे जो है वो जिसको पेमेंट करनी होती है। नॉर्मली द ड्रॉर एंड द पे जो है वो सेम पर्सन होते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। सिमिलरली ड्रॉवी एंड जो एक्सेप्टर्स होते हैं, ड्रॉवी और एक्सेप्टर्स, वो आपके सेम इज नॉर्मली द पर्सन, वो बेसिकली आपके जो है पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ममता ने गुड्स सोल्ड की है 10,000 की ज्योति के नाम पर, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सेम अमाउंट का 3 महीने बाद पे करने के लिए उसके नाम पर बना दिया। ममता ने गुड्स बेची है, इट मीन्स ममता क्रेडिटर है, ज्योति आपकी डेटर है, तो ममता ने बिल ड्रॉ कर दिया ज्योति के नाम पर। अब ममता यहाँ पर ड्रॉवर हो गई बिल की, ज्योति यहाँ पर ड्रॉ ही हो गई। अब बात आती है पेमेंट करने की। तो अगर मान लीजिए बिल जो है वो ममता के पास ही रहेगा 3 महीने तक, तब तो क्या होगा? ममता ही पे ही रहेगी। लेकिन अगर ममता ने बिल जो है अपनी क्रेडिटर रुचि को दे दिया, तो रुचि पे ही हो जाएगी। या ममता ने जो है बैंक से अपना बिल डिस्काउंट करवा लिया, तो बैंक यहाँ पर पे ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सिर्फ यही खेल है, आपको बस समझने की जरूरत है। सबसे इजी रहेगा ये टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ के करते हैं। तो देखिए ममता ड्रॉर हो जाएगी, ज्योति ड्रॉ भी हो जाएगी, एंड ज्योति ने बिल एक्सेप्ट किया तो वो एक्सेप्टर भी है। एंड मान लीजिए ज्योति की जगह पर अगर बिल जो है वो अशोक एक्सेप्ट कर रहा है, तो अशोक आपका एक्सेप्टर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका आता है प्रोमिसरी नोट। नाउ व्हाट इज प्रोमिसरी नोट? तो देखिए अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात करते हैं, तो प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी नोट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, जैसे कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है।
containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument. तो ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, नॉट अ ऑर्डर। आपका बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर था, बट ये आपका एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है जो कि मेकर के द्वारा साइन की जाती है कि वो सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो पे करेगा एक सर्टेन पर्सन को या फिर वो इंस्ट्रूमेंट के बियरर को, मतलब जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको वो क्या करेगा, एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो पे करेगा जब भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट भी आपका एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोमिसरी नोट अगर बियरर को जो पे किया जाता है वो एक तरह से इलीगल होता है, इसीलिए प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो प्रोमिसरी नोट है वो बियरर को पे नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसने तो कहा कि प्रोमिसरी नोट जो है वो बियर इंस्ट्रूमेंट के जो बियरर जो होगा उसको भी आपको पे करना होगा, लेकिन आरबीआई ने कहा कि ये जो है इलीगल है, सो आप बियरर को पे नहीं करोगे। तो बेसिकली अगर हम कंप्लीट इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो क्या डेफिनेशन निकल कर आती है प्रोमिसरी नोट की, कि जब एक पर्सन प्रॉमिस करता है रिटर्न के अंदर कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है बिना किसी कंडीशन के किसी सर्टेन पर्सन को देगा और उसके ऑर्डर उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी वो डॉक्यूमेंट है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग देगा, तो उसे बोलेंगे कि वो प्रोमिसरी नोट है। तो इसकी डेफिनेशन से हमें इसके क्या फीचर समझ में आते हैं। सबसे पहला तो वही कि ये राइटिंग में होना चाहिए जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसके अंदर अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, नॉट एन ऑर्डर। याद रखेंगे, मैं बार बार जो चीजें हाईलाइट कर रही हूँ, तो प्रोमिसरी नॉट एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, ना कि अनकंडीशनल ऑर्डर। ये जो सम पे किया जाएगा वो सर्टेन होगा, इसके ऊपर भी मेकर के द्वारा ये साइंड होना चाहिए। मेकर मस्ट साइन इट, मेकर जो है वो मस्ट है कि वो साइन करे। ये जो है पे होगा सिर्फ सर्टेन पर्सन को और इसके ऊपर भी प्रॉपर स्टैम्प्ड होनी चाहिए। तो इसको भी जो है प्रोमिसरी नोट जो है उसको कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो प्रोमिसरी मेकर जो होगा प्रोमिसरी नोट का वो खुद ये बात कोई प्रॉमिस कर रहा है कि वो पेमेंट करेगा। जो मेकर है, इसका जो मेकर है वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो पेमेंट करेगा इस तारीख को। तो अब इससे आपको एक छोटी सी चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो मेकर अगर प्रॉमिस कर रहा है इट मीन्स इसको फिर कौन बनाएगा, इसका ड्रॉर जो होगा वो कौन होगा, क्या वो क्रेडिटर होगा कि डेटर होगा, क्या वो क्रेडिटर होगा या फिर डेटर होगा। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पर डेटर है, क्योंकि मान लो सिंपल सा एक लॉजिक है। सपोज करो मैं आपसे मैंने आपको कोई चीज बेच दी, ठीक है, क्रेडिट पर बेच दी, 10,000 रुपए की कोई चीज थी आपको क्रेडिट पर मैंने दी। तो अब बात आती है कि आप उसको, एक मिनट, तो जो प्रॉमिसरी नोट होती है उसको कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो मेकर होता है वो खुद ही प्रॉमिस करता है कि मैं जो है पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, तो सामने वाले को दोबारा से उसके लिए कोई एक्सेप्ट करने का कुछ वो नहीं होता। ठीक है, तो हम जैसे मैं आपको बता रही थी कि ऑब्वियसली फिर इसको ड्रॉ कौन करेगा, ये जो बिल होगा ये ड्रॉ वही करेगा, डेटर करेगा आपका। क्योंकि मान लीजिए आपने जो है मुझे कोई सामान बेचा है, मैंने क्रेडिट पे आपसे खरीदा है, तो फिर मैं एक प्रॉमिसरी नोट खुद ड्रॉ करते हुए लिखूंगी कि मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस पर्सन को ये अमाउंट जो है इस तारीख को पे कर दूंगी। तो यहाँ पर अब मैंने ही एक्सेप्टेंस दे दी तो सामने वाले की एक्सेप्टेंस की जरूरत वो नहीं पड़ती। ठीक है, तो पार्टीज क्या क्या होती है इसके अंदर, सिर्फ दो पार्टीज होती है, एक तो जो ड्रॉ करता है बिल जिसको हम मेकर बोलेंगे, और एक ड्रॉई जो या फिर जो पेई होगा पर्सन जिसके फेवर में प्रोमिसरी नोट जो है वो ड्रॉ किया जाएगा। तो देखिए जो मेकर या ड्रॉर जो है वो पर्सन होगा जो कि मेक या फिर ड्रॉ करेगा प्रोमिसरी नोट को, कि एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहा है वो, जो कि प्रोमिसरी नोट के अंदर स्पेसिफाइड है। और ये आपका प्रोमिसर भी होगा, यही आपका प्रोमिसर होगा, और यही आपका मेकर और यही ड्रॉर होगा। और ड्रॉई क्या है, जिसके फेवर में नोट ड्रॉ किया है उसको हम प्रॉमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम प्रॉमिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉमिसी। ठीक है, तो जनरली क्या होता है जो ड्रॉई होता है ना, ड्रॉई
वही आपका पे ही होता है, क्योंकि हमने उसी को ही पे करना होता है, जो प्रॉमिस ही होता है उसी को ही हमने पे करना होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अशोक कुमार जो है वो ड्रॉवर है या मेकर है, जो प्रॉमिस करता है कि मैं 30,000 रुपये हरीश चंद्र को, हरीश चंद्र कौन है, ड्रॉई या पेई है, जो हरीश चंद्र को पेमेंट कर दूंगा। अगर हरीश चंद्र प्रोमिसरी नोट रोहित को दे देता है तो रोहित पेई बन जाएगा। इसी तरह अगर हरीश चंद्र प्रोमिसरी नोट को बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा तो बैंक पेई बन जाएगा। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो आपका फिर वो जो पेई रहेगा वो हरीश चंद्र ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से ये मेन आपका जो पॉइंट आता है, ये बिल्कुल अच्छे से सुनिए, डिस्टिंक्शंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में डिफरेंस जो है वो हमें अभी पढ़ना है। तो देखिए क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसको करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं और प्रॉमिसरी नोट की, तो सबसे पहले ड्रॉ के बेसिस पे कि बिल जो है वो ड्रॉ कौन करता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो बिल ड्रॉ किया जाता है वो किया जाता है क्रेडिटर के द्वारा, जबकि प्रॉमिसरी नोट में किसके द्वारा किया जाता है, डेटर के द्वारा। किसके द्वारा, डेटर के द्वारा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तो क्या होता है कि जो लेनदार है, जो क्रेडिटर है, वो लिख कर देता है डेटर को कि आपने मुझे इस तारीख को ये अमाउंट देनी है, और फिर डेटर उसको एक्सेप्ट करता है। जबकि प्रोमिसरी नोट पे डेटर ही प्रॉमिस करता है कि मैं इस तारीख को खुद आपको इतने पैसे जो है इतनी अमाउंट के साथ इस दिन ऐसे सब कुछ दे दूंगा। तो इसीलिए वो डेटर ड्रॉ करता है। अब बात आती है ऑर्डर या प्रॉमिस या पार्टीज की। तो देखिए, जो ऑर्डर है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, जो उसके अंदर ऑर्डर कंटेन होता है कि पेमेंट करेगा, जबकि प्रोमिसरी नोट के अंदर प्रॉमिस कंटेन होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर टोटल कितनी पार्टीज होती है, 3 पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। जबकि प्रोमिसरी नोट के अंदर सिर्फ 2 पार्टीज होती है, ड्रॉवर एंड पेई। ठीक है। एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है ड्रॉवी से या फिर किसी अनदर पर्सन से उसके बिहाफ पर, जबकि प्रोमिसरी नोट जो है उसको कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। पेई, ड्रॉवर एंड पेई जो है वो आपकी सेम पार्टी हो सकती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। क्या ड्रॉवर एंड पेई सेम पार्टी हो सकती है अगर क्रेडिटर अपना बिल ऑफ एक्सचेंज किसी अनदर पार्टी को एंडोर्स नहीं करता और डिस्काउंट नहीं करवाता। प्रोमिसरी नोट में ड्रॉवर जो है वो कभी भी पेई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉवर खुद डेटर होता है, जबकि इस केस में ड्रॉवर आपका क्रेडिटर होता है। ठीक है। नोटिस, अगर केस डिसऑनर के केस में बात करें तो इन केस ऑफ इट्स डिसऑनर, ड्यू नोटिस जो होता है ना डिसऑनर का, वो होल्डर के द्वारा ड्रॉवर को दिया जाएगा। अगर डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में ड्यू नोटिस जो है वो जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो होल्डर है, वो ड्रॉवर को देगा। लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर कोई भी नोटिस जो है वो डिसऑनर के केस में नहीं दिया जाएगा, कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके जो है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में डिफरेंस है। अब बात आती है एडवांटेज क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की एडवांटेजेस अगर हम देखें तो ये क्या है, सबसे पहला फ्रेमवर्क फॉर रिलेशनशिप। ये जो है एक डिवाइस रिप्रेजेंट करता है जो कि पूरा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा कि सेलर और जो बायर है उसकी एक एग्री बेस पर जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसका पूरा एक ढांचा, वो जो है एक फ्रेमवर्क जो है रिलेशनशिप का उनको डिफाइन करता है। इसके अंदर और क्या होती है, इसके एडवांटेज की टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ सर्टेन होती है, निश्चित होती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कंफ्यूजन में रहे, डाउटफुल रहे। क्रेडिटर को पता होता है कि उसे किस टाइम पर जो है पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है, और डेटर को भी पता होता है कि उसे किस दिन कितनी अमाउंट जो है देनी है। ओके। तो सब कुछ यहाँ पर सर्टेन होता है। नेक्स्ट, कन्वीनियंस मीन्स ऑफ क्रेडिट। जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो क्या करता है, बायर की हेल्प करता है कि वो गुड्स क्रेडिट पे खरीदे और क्रेडिट टाइम पीरियड के बाद में उसको पे कर दे। और सेलर जो है वो क्या है, वो भी क्या कर सकता है, क्रेडिट की एक्सटेंशन के बाद में पेमेंट जो है वो इमीडिएटली ले सकता है, चाहे वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवाए या फिर थर्ड पार्टी को एंडोर्स करके। ठीक है। तो ये क्रेडिट का सबसे आसान तरीका है, सबसे कन्वीनियंट वे है। नेक्स्ट आता है कंक्लूसिव प्रूफ, कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर हम लीगली देखें ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो एक प्रूफ का काम भी करता है कि ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज से जो है
जो बायर होता है वो लाइबल होता है कि वो सेलर को पे करेगा ही करेगा, और इन केस अगर वो मना कर दे तो जो लॉ है ना, लॉ आपका कानून, उसको रिक्वायर होता है कि वो क्रेडिटर्स को कि वो क्या करे, एक सर्टिफिकेट ले सकता है नोटेरी से कि उसको एक कंक्लूसिव एविडेंस बना दे जब ऐसी कोई चीज हो, और वो मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल करके वो जो है अपने पैसे निकलवा सकता है। नेक्स्ट आता है इजी ट्रांसफरेबिलिटी। जो ये डेट जो है उसको सेटल किया जा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर करके, या तो आप एंडोर्समेंट या फिर डिलीवरी, मतलब कि इजिली आप जो है ये दूसरे पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें कोई भी मतलब ऐसा कोई ये नहीं, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा आपको जो है कंफ्यूजिंग या बहुत डिटेल प्रोसेस से जाना होगा। आप इजिली जो है एंडोर्समेंट से या फिर डिलीवरी से, मियर डिलीवरी से भी जो है आप इसके क्या कर सकते हो, डेट को ट्रांसफर कर सकते हो एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे। अब बात आती है मेच्योरिटी ऑफ बिल क्या है, क्या मेच्योरिटी ऑफ बिल कब माना जाता है। तो देखिए, द टर्म मेच्योरिटी, जो मेच्योरिटी जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है, वो डेट जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट जो है वो क्या होगा, ड्यू होगा पेमेंट के लिए। यही बात होती है, मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है, वो दिन या वो डेट जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज हो या फिर प्रोमिसरी नोट जो है वो ड्यू है कि आप वो पेमेंट करनी है हमें इस बिल की। जब मेच्योरिटी डेट आती है ना, in arriving at the maturity date, 3 days known as day of grace must be added to the date on which the period of credit expire instrument is payable। जिस दिन मेच्योरिटी डेट होती है उससे 3 दिन आगे के जो दिन होते हैं उनको ग्रेस पीरियड जो है कहा जाता है, और वो 3 दिन ऐड कर दिए जाते हैं उस मेच्योरिटी पीरियड के अंदर, कि जिस दिन क्रेडिट देना है उसके आगे जो 3 दिन जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई बिल है जिसकी तारीख 5 मार्च है, वो पे करना है आपने 30 दिन बाद, 5 मार्च के 30 दिन बाद, जो कि 5 मार्च के अगर हम 30 दिन बाद की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, 5 मार्च से 5 अप्रैल होगा, राइट। लेकिन वो आपका ड्यू हो रहा है अप्रैल 7 को, तो मतलब 33 डेज हो गए आफ्टर March 5। इफ इट वर पेबल 1 month आफ्टर डेट, द ड्यू डेट वुड बी April 8, 1 month and 3 days आफ्टर 5 मार्च। तो ये कब होगा आपका, 1 महीना और 3 दिन आगे बढ़ा के आप जो है इससे पे कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, मेच्योरिटी डेट हमेशा अगर हम बात करें तो जिस टाइम जितना टाइम पीरियड आपके जो है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट में लिखा होगा उससे 3 दिन जो है आगे बढ़ाकर जो है उसकी मेच्योरिटी डेट मानी जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर मेच्योरिटी डेट वाले दिन कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो इंस्ट्रूमेंट जो होगा ना वो आपका ड्यू हो जाएगा किस दिन, प्रोसीडिंग बिजनेस डे। प्रोसीडिंग बिजनेस डे का मतलब क्या है, एक दिन पिछले बिजनेस डे, मतलब एक पीछे वाला दिन जो है वो आपका मेच्योरिटी डेट माना जाएगा। तो इस केस में अगर हम बात करें तो April 8 को आपको पता है कि पब्लिक हॉलीडे है, तो 7 अप्रैल जो है वो मेच्योरिटी डेट हो जाएगी। समझ रहे हैं कि अगर कोई मेच्योरिटी बिल, मान लीजिए आपने ये जो है इसने एग्जांपल दिया 5 मार्च जो है उसको बिल ड्रॉ किया 30 दिन के लिए, तो वैसे तो 5 अप्रैल बनती है उसकी मेच्योरिटी डेट, लेकिन 3 दिन आगे अगर हम करेंगे तो 8 अप्रैल बनती है। तो 8 अप्रैल को जो है उसकी मेच्योरिटी डेट मानी जाएगी। बट अगर 8 अप्रैल को कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो 7 अप्रैल, मतलब उससे एक दिन पीछे वाला दिन जो है मेच्योरिटी डेट में काउंट होगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई अमरजेंट हॉलीडे आ जाता है, अमरजेंट हॉलीडे का मतलब क्या है, इमरजेंसी, मतलब आपको मॉर्निंग में ही पता चल रहा है कि आज हॉलीडे है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which may happens to the date of maturity of a bill of exchange, then the date of maturity will be the next working day। तो उस केस में आपकी जो मेच्योरिटी डेट होगी वो अगले दिन की हो जाएगी, आपके हॉलीडे के बाद जो वर्किंग डे होगा उस दिन की हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि 8 अप्रैल को हॉलीडे है, which happened to the day on which a bill of exchange draw by Gupta upon Verma for 20,000 become due for payment। मतलब 8 अप्रैल को जो है मेच्योरिटी डेट आनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि 8 अप्रैल को हॉलीडे है। तो अब 8 अप्रैल जो हॉलीडे डिक्लेयर हो गया अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, तो 9 अप्रैल जो होगा वो उसकी मेच्योरिटी डेट मान ली जाएगी। समझ में आ गया। तो इतनी सी बात है कि मेच्योरिटी डेट में जो आपका टाइम पीरियड दिया होगा बिल में, उससे 3 दिन आगे ग्रेस पीरियड ऐड करने हैं। लेकिन अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले हो जाएगा, लेकिन अगर इमरजेंसी गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया तो वो आपके क्या हो जाएगी, एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा। अब बात आती है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल देखिए, मान लीजिए अगर होल्डर ऑफ द बिल नीड्स फंड,
जो बिल जिस पर्सन ने होल्ड किया उसको फंड की जरूरत है, तो वो क्या कर सकता है, बैंक के पास जा सकता है बिल को एनकैश करवाने के लिए ड्यू डेट से पहले। सपोज मेरे पास आज बिल है 1 महीने के लिए, लेकिन मुझे आज ही पैसे की जरूरत है, तो मैं जाऊंगी बैंक के पास और मैं बैंक को बोलूंगी कि मुझे एनकैश करके दे दो ये बिल ड्यू डेट से पहले। तो बैंक क्या करेगा, उस बिल की पेमेंट जो है वो मुझे कर देगा कुछ इंटरेस्ट काटने के बाद में, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग कर दिया बैंक ने। तो ये जो बैंक अगर इन कैश करता है, इसी को हम बोलते हैं बिल को डिस्काउंट करवा लेना। फिर उसके बाद में क्या होगा, बैंक ने हमें पैसा दे दिया, लेकिन जब उसकी ड्यू डेट आएगी उस टाइम पर बैंक जो होगा वो आपका पैसा रिसीव करेगा आपके ड्रॉई से। मतलब उस टाइम पर जो पे हो जाएगा वो बैंक बन जाएगा आपका। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट आता है आपका एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट का ऑफ बिल का मतलब होता है बिल किसी अनदर पार्टी को एंडोर्स कर देना, ट्रांसफर कर देना। मान लीजिए कोई होल्डर है, वो क्या कर सकता है, बिल को ट्रांसफर कर सकता है जब तक कि उस ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शंस ना लगा हो। इट मीन्स द बिल जो है वो नेगोशिएटेड कंटेनिंग वर्ड्स प्रोहिबिटेड इट्स ट्रांसफर। कहने का मतलब जब तक उस बिल के ऊपर ये वर्ड ना लिखा हो कि प्रोहिबिटेड इट्स ट्रांसफर, कि मतलब आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फिर इसके ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन जब तक ना लगी हो तब तक एक होल्डर उस बिल को ट्रांसफर कर सकता है या एंडोर्स कर सकता है किसी अनदर पार्टी को। द बिल कैन बी इनिशियली, तो जो बिल जो है वो शुरू में एंडोर्स किया जाता है ड्रोवर के द्वारा अपने सिग्नेचर डाल के, उसके ऊपर ब्लैक बिल के बैक में अपना नाम डाल के पार्टी का, जिससे जिसको कि वो ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो साइनिंग करना और ट्रांसफर करना बिल, इसी को बोलते हैं एंडोर्समेंट। कहने का मतलब सपोज मेरे पास बिल है और मैंने वो बिल जो है किसको, शाहिद कपूर जो है मान लेते हैं, चलो उनको दे देते हैं, वैसे तो चलो किसी को दे दो बट वो मेरा थोड़ा फेवरेट है, दैट्स वाई। हाँ, तो हमें उसको ट्रांसफर करना है, मैंने उनको ट्रांसफर करना है। सो व्हाट आई डू इज, मैं उस बिल के पीछे बैक साइड पर मेरा साइन करूंगी और उनका नाम डालूंगी कि मैंने इस पार्टी को ये बिल ट्रांसफर कर दिया है। दैट्स इट, उसी को हम बोलेंगे एंडोर्समेंट, और वो बिल ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो इतना हमने पढ़ा, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब इस बात को हमने इतना कुछ पढ़ लिया, कह दिया ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं, मेच्योरिटी डेट आ गई, लेकिन इसमें कैसे रिकॉर्ड करें। तो देखिए, उस पर फॉर द पर्सन हु ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड गेट इट बैक आफ्टर इट्स ड्यू एक्सेप्टेंस, इट्स अ बिल रिसीवेबल। कहने का मतलब क्या हुआ, वो पार्टी जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगी, और कौन ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिटर। क्रेडिटर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, उसकी एक्सेप्टेंस कौन देता है, डेटर, और वापस से वो बिल किसको दे देता है, क्रेडिटर को। जो क्रेडिटर को जब वो बिल वापस मिल जाता है उसकी एक्सेप्टेंस होने के बाद में, तो वो कहलाता है जी, वो है आपका बिल रिसीवेबल। क्या है वो, आपका बिल रिसीवेबल। एंड फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, इट्स अ बिल पेबल। और जो पर्सन एक्सेप्टेंस देता है, किसने दी थी यहाँ पर एक्सेप्टेंस, डेटर ने। तो जो पर्सन एक्सेप्टेंस देता है वो, उसके लिए वो क्या हो जाता है, बिल पेबल। क्या हो जाता है, बिल पेबल। तो अगर, तो इसमें यहाँ पर जो डेटर हो जाएगा उसके लिए वो बिल पेबल है और क्रेडिटर के लिए बिल रिसीवेबल है। अगर हम प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं, उस केस में जो मेकर होगा ना, मेकर कौन होता है प्रोमिसरी नोट में, मेकर होता है आपका डेटर। डेटर मेकर होता है। तो जो डेटर है मेकर के लिए वो क्या हो जाएगा, उसका बिल पेबल हो जाएगा। एंड जो पर्सन जिसके फेवर में प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किया गया है, उसके लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डेटर जो है वो बीपी हो जाएगा, उसके लिए बिल्स पेबल, वही सेम चीज ही है आपकी। और जो क्रेडिटर है वो आपका बिल रिसीव करेगा, तो उसके लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। तो बिल रिसीवेबल जो है वो एसेट्स होती है, और जो बिल पेबल होती है वो आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। बिल्स एंड नोट्स जो है वो आप इंटरचेंजली भी यूज कर सकते हो। अब आती है कि हम इसकी एंट्री जब करेंगे तो हम ड्रॉवर या प्रोमिसर की बुक में क्या एंट्री होगी। तो ड्रॉवर कौन है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का, क्रेडिटर। तो देखिए बिल रिसीवेबल को हम जो है किस तरह से ट्रीट करेंगे, 4 तरीके से ट्रीट करेंगे उसके रिसीवर के द्वारा। एक तो वो क्या कर सकता है, रिसीवर जो होगा बिल का, वो पूरी मेच्योरिटी तक बिल को अपने पास रख सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, उसे डिस्काउंट भी करवा सकता है। ठीक है, या वो क्या कर सकता है, बिल को क्रेडिटर को एंडोर्स कर सकता है। ठीक है, थर्ड केस ये हो गया। एक सेकेंड रुकिए।
हाँ, तो ये जो केस है, ये अलग अलग केस जो है एक ड्रॉवर कर सकता है। तो अगर मान लीजिए उसने मेच्योरिटी डेट तक अपने पास रखा, तो हो सकता है उसने जो है खुद जो है डायरेक्टली उसे कलेक्ट कर लिया हो, या हो सकता है उसने बैंक के थ्रू से कलेक्ट किया हो। और नेक्स्ट उसने अगर बिल डिस्काउंट करवा लिया, वो तो सिंपल हो ही गया, और या फिर उसने एंडोर्स कर दिया, वो भी खत्म। तो अब इन अलग अलग केसेस में हम एंट्रीज देखेंगे कि क्या कैसे एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहला जो केस आता है आपका, जब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो रिसीवर ने अपने पास रखा मेच्योरिटी डेट तक, उस केस में क्या क्या एंट्री होगी, तो सुनिए। तो देखो, मेच्योरिटी डेट तक अपने पास रखा, तो सबसे पहले उसने बिल रिसीव तो किया होगा। तो बिल रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुनते रहना। बिल रिसीव करने की एंट्री होगी BR टू डेटर्स अकाउंट। क्या होगी, BR टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि बिल रिसीव कौन करेगा, क्रेडिटर। क्योंकि बिल ड्रॉ किसने किया, क्रेडिटर ने। और एक्सेप्टेंस किसने दी, डेटर ने। तो डेटर जब एक्सेप्टेंस देके वापस क्रेडिटर को देगा, इट मीन्स क्रेडिटर तो रिसीव कर रहा है किससे, डेटर से। तो BR अकाउंट टू डेटर अकाउंट। ओके। फिर बात आती है जब बिल की मेच्योरिटी आती है। तो जब बिल मेच्योर होता है तो उस टाइम पे क्रेडिटर को तो पैसा मिलेगा ना। तो किस चीज का मिलेगा, BR का मिलेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। अब फर्स्ट का ही जो सेकंड पार्ट आता है, कि मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो रिसीवर ने अपने पास रख लिया, लेकिन जब मेच्योरिटी डेट आई या उससे कुछ दिन पहले उसने बैंक के पास भेज दिया कि आप मेरे बिहाफ पर उसे कलेक्ट कर लेना। तो अब उसके लिए सबसे पहले तो वो बिल जो है भेजेगा ना कलेक्शन के लिए, पहली एंट्री तो वो करनी है आपकी। ठीक है। सेकंड एंट्री में क्या हो जाएगा, कि वो भेजेगा बैंक के पास, तो उसकी एंट्री करेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, कि आपने बिल भेज दिया कलेक्शन के लिए BR से। फिर उसके बाद में आप उसे रिसीव भी तो करोगे, तो रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ये दो एंट्री उस केस में होगी। ठीक है। नेक्स्ट अब आती है आपके थर्ड जो पॉइंट था, कि मान लीजिए बिल जो है उसने अपने पास रखा ही नहीं, उसको पहले जरूरत पड़ गई और उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। पहली एंट्री तो सेम करनी है जो BR रिसीव करने की आप करते हो, बिल रिसीवेबल टू डेटर अकाउंट, कि आपको बिल रिसीव हो गया डेटर से। अब रिसीव होते ही आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो इट मीन्स आपके पास पैसा आया। कहाँ से आया, बैंक से आया, और बैंक उसके बदले में थोड़ी सी आपके चार्जेस काटेगा। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ये इसकी एंट्री हो गई। ठीक है। और जब मेच्योर होगा तो मेच्योरिटी के टाइम पे आप कोई एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि जो बिल है वो तो बैंक की प्रॉपर्टी है, बैंक अपने आप जो है उससे कलेक्ट करेगी, अपने आप उसकी एंट्री करेगी। तो आपको उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। फिर नेक्स्ट जो केस आता है वो क्या, आपने बिल जो है एंडोर्स्ड कर दिया किसी अनदर क्रेडिटर को। तो सबसे पहले तो बिल रिसीव किया, तो उसकी एंट्री BR टू डेटर अकाउंट। अब बिल एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स किया, तो उसकी एंट्री क्या करोगे, आपने एंडोर्स करके किसी क्रेडिटर को दिया ना, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कि आपने जो है वो क्रेडिटर्स को दे दिया। अब उसकी जो मेच्योरिटी डेट आएगी तब आप कोई एंट्री नहीं करोगे, ना आपको कोई पैसा मिलेगा, उसकी अमाउंट डायरेक्ट क्रेडिटर ही रिसीव कर लेगा। बस अब फर्क इतना है कि आपको जो है क्रेडिटर को नहीं पे करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। तो ये सारी एंट्रीज जो हमने की, चार जो केसेस किए, ये आपकी एंट्री किसकी बुक में थी, ड्रॉवर के बुक में। एंड हु इज ड्रॉवर, क्रेडिटर। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आपका जो ड्रॉवर कौन होता है, वो आपका क्रेडिटर होता है। ठीक है। अब बात आती है, अगर हम एक्सेप्टर की बुक की बात करें, मतलब एक्सेप्टर मतलब कि जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो प्रोमिसर जो है, वो अपनी बुक में क्या क्या एंट्री करेगा। मतलब इन केस अगर मैं बोलूँ, ड्रॉ भी अपनी बुक में क्या क्या एंट्री करेगा। तो देखो, सबसे पहले उसने अपनी बुक में क्या की थी, ड्रॉवर ने बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव की, BR टू डेटर। अब ये क्या करेगा, इसने तो पेमेंट, इसने तो एक्सेप्टेंस दी है, तो इट मीन्स क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, किसने क्रेडिटर को बिल्स पेबल पे एक्सेप्टेंस दे दी। फिर जब बिल मेच्योर हुआ, तो उसने बिल्स पेबल टू बैंक, उसने पेमेंट कर दी उसकी। ठीक है। दैट्स इट। ये जो है यहाँ पे आपकी जो है इसने एंट्रीज दे रखी है, इफ यू वांट आप इन्हें जो है देख सकते हैं। देखिए, जब ड्रॉवर ने बिल अगर अपने पास रखा और खुद ही डायरेक्ट कलेक्ट किया, तो हमने ये तीन एंट्रीज की थी।
ये ड्रॉवर की बुक में थी, ये एक्सेप्टर की बुक में। एक्सेप्टर में सबसे पहले उसने परचेज किया, फिर बिल्स पेबल के एक्सेप्टेंस दी और बाद में पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद में उसने अगर बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजी थी तो ये वही पहली एंट्री तो सेम करेगा ही, दूसरी भी सेम करेगा क्रेडिटर्स को बिल पेबल, लेकिन उसके बाद में ये कोई एंट्री नहीं करेगा कलेक्शन की, ये डायरेक्ट एंट्री करेगा उसकी पेमेंट की। भाई मैंने तो पेमेंट कर दी, मुझे नहीं मतलब किसको करनी है किसको नहीं, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको मैं पेमेंट करूंगा। फिर अगर मान लीजिए आपने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से तो इसकी एंट्री सेम ही रहेगी, इसने अपनी हर केस में इसने सेम 3 एंट्रीज करनी है। एक तो परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल एंड बिल्स पेबल टू बैंक। तो एक्सेप्टर अपनी बुक में 3 एंट्री सेम करता रहेगा, जबकि उस वाले में थोड़ी सी चेंज होती रहेगी। ये आगे जो है क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो आप इन्हें जो है अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। मैं जो है आपको ये स्किप कर रही हूँ धीरे धीरे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है दैट इज नोटिंग चार्ज। क्या आता है पॉइंट? नोटिंग चार्ज। तो ये क्या होता है देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द डेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी। जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपको पता है कि मेच्योरिटी की डेट पर जो है वो प्रेजेंट होना जरूरी होता है पेमेंट के लिए। ड्रॉवी जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे ही वो पेमेंट के लिए आया तो जो ड्रॉवी है वो अपनी लाइबिलिटी से अब्सॉल्व हो जाएगा इफ द बिल इज नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो क्या हुआ कि देखिए अगर मान लीजिए मेच्योरिटी डेट पर अगर आपका ड्रॉवर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट नहीं करता या फिर अपनी पेमेंट नहीं मांगता तो उसके बाद में ड्रॉवी जो है वो अपनी लाइबिलिटी से रिजॉल्व हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा अगर बिल चाहे प्रेजेंट किया हो या ना किया हो। तो जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है बिल, इसका मतलब क्या है कि ये मेच्योरिटी की डेट पे प्रेजेंट होना चाहिए एक्सेप्टर्स के पास, और वो भी वर्किंग आवर्स के टाइम पर ही, to establish beyond doubt that the bill was dishonored despite its due presentation, it may preferable to go noted by notary public। अगर आपको इस डाउट से बचना है कि बिल जो है कहीं वो डिसऑनर ना हो जाए उसकी प्रेजेंटेशन के बाद भी, तो ये जरूर ये प्रेफर हो मतलब प्रेफरेबल होता है कि आप प्रेफरेंस दो कि आप जो है इसे नोटेरी पब्लिक के पास जाकर इसे नोट करवा दो, वहां पर नोट करवा दो कि ये बिल है। तो नोटिंग ऑथेंटिकेट कर देगी ये जो फैक्ट है डिसऑनर का। तो ये सर्विस मतलब कि वो बता देगी कि आपका ये जो डिसऑनर होगा या नहीं होगा। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है ना नोटेरी पब्लिक, उसके लिए फीस चार्ज करती है और उस फीस को ही बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो जब भी नोटेरी जो पब्लिक होती है वो नोट करती है ना, तो वो कुछ एक फैक्ट देखती है, क्या कि जो डिसऑनर हुआ है वो किस तारीख को, क्या फैक्ट और क्या रीजन रहा। अगर बिल जो है वो एक्सप्रेसली डिसऑनर नहीं होता तो क्या रीजन होगा कि हम वाई ही ट्रीटेड एज डिसऑनर, कि क्यों उसने जो है उसे डिसऑनर ट्रीट किया, और अमाउंट जो है नोटिंग चार्जेस की, वो ये 3 चीजें जो है उसके अंदर मेंशन करता है। तो जो नोटिंग चार्जेस जो होगी वो ड्रॉवर बुक अपनी बुक में कैसे करेगा? तो देखो मान लो अगर ड्रॉवर ने खुद से पे कर दिया तो ड्रॉवी टू कैश आ जाएगा कि ड्रॉवी को उसने पे कर दिया कैश में। अगर एंडोर्सी पे करता है ये नोटिंग चार्जेस तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी हो जाएगा। अगर बैंक पे करेगा तो ड्रॉवी टू बैंक हो जाएगा। और जब बैंक पे करेगा अगर मान लीजिए बिल जो है कलेक्शन के लिए भेज दिया तो भी ड्रॉवी टू बैंक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे नोटिंग चार्ज कोई भी पे करे, एंड में ये चार्जेस जो है वो ड्रॉवी को ही पे करने पड़ेंगे। एंड ड्रॉवी कौन? कौन? डेटर। कौन होगा ड्रॉवी? डेटर। कि नोटिंग चार्जेस की जो अमाउंट होगी वो डेटर को ही पे करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल उसी ने ही तो ड्रॉ करके दिया था आपको, एक्सेप्टेंस उसने ही तो दी थी। तो दैट इज व्हाई द ड्रॉवी इज इनवेरिएबली डेबिटेड इन द ड्रॉवर बुक। इसीलिए ड्रॉवी को जो है डेटर बुक में हर जगह डेबिट किया, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर बिल डिसऑनर होता है और उसे ही वो खर्चे सारे उठाने पड़ेंगे। ठीक है।
और इसको रिकॉर्ड करने के लिए ड्रॉवी जो है वो नोटिंग चार्जेस अकाउंट ओपन करता है अपनी बुक्स के अंदर। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए आजाद जो है उसने 15,000 की जो गुड्स है वो बंटी को बेच दी, और उसी टाइम पे उसने जो है एक बिल ड्रॉ कर दिया 1 जनवरी 2017 को कि 3 महीने बाद जो है पेमेंट हो जाएगी। मेच्योरिटी के ऊपर बिल डिसऑनर हो गया और 50 रुपए जो है वो पे किए गए जिसके पास बिल था, होल्डर जो था बिल का, नोटिंग चार्जेस के। अब उसकी जर्नल एंट्री जो अगर आजाद और बंटी की बुक में करें तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए, पहले तो वही गुड्स सोल्ड की हो गई, दूसरी एक्सेप्टेंस की हो गई, तीसरी में क्या हुआ कि बी आर टू बंटी किया हुआ था। अब तो सिर्फ क्या करना था, कैश टू बी आर करना था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। तो उस केस में इस एंट्री को रिवर्स करते हैं, तो बंटी टू बी आर, लेकिन साथ में कैश अकाउंट को भी करेंगे क्योंकि आपके पास से कैश भी तो गया है 50 रुपए का, और उसके लिए भी आप बंटी से ही पैसे उसके रिसीव करोगे। ठीक है, अब ये अपनी बुक में क्या करेगा, पहले तो गुड सोल्ड की कर दी, बाद में जो है एक्सेप्टेंस की कर दी। इसके बाद में अब जो एक्सेप्टेंस की थी, अब बंटी की एक्सेप्टेंस क्या हो गई, डिस्काउंट हो गई। तो वो क्या करेगा, बैंक डिस्काउंट टू बी आर अकाउंट, क्या कर दिया उसने, बैंक डिस्काउंट टू, ये तो एक सेकेंड, रुको 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 रुको, सॉरी, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड में तो उसने ये बोला है कि फर्स्ट केस में क्या था, बिल मेच्योरिटी तक रखा है। तो जब बिल मेच्योरिटी तक रखा है तो वो एंट्रीज ये हो गई। अगर उसने बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो वो यहाँ पर डिस्काउंट की हो गई, लेकिन बाद में फिर अगेन उस एंट्री को रिवर्स कर दिया। ठीक है, फिर अगर एंडोर्स्ड कर दिया तो बाकी एंट्रीज सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन लास्ट में आपकी क्या होगी, चित्रा को दे दिया बी आर, और लास्ट में अगेन जो है बंटी को डेटर, जो डेटर था उसको डेबिट करके चित्रा अकाउंट क्रेडिट हो गया डिसऑनर के केस में। अब बात आती है बंटी अपनी बुक में क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहली चीज तो वही परचेज की हो गई, दूसरी एक्सेप्टेंस की हो गई, तीसरी में क्या है, अब बंटी ने पैसे देने थे ना आजाद को, तो क्या, पहले तो सिर्फ ये एंट्री करते बिल्स पेबल टू आजाद, अब क्या होगा, सिर्फ एक नोटिंग चार्जेस है तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि नोटिंग चार्जेस के भी वो दे देगा 50 रुपए, बस, और कुछ भी न्यू नहीं है। अब आता है रिन्यूअल ऑफ द बिल। अब डिसऑनर हो गया और हो गया, मान लीजिए बिल को दोबारा से रिन्यू करवाना है, वो क्या केस बनता है आपका। तो देखो, कई बार क्या होता है, जो एक्सेप्टर है ना बिल का, वो ये देख लेता है कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि मेच्योरिटी पे वो इस ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाए। मतलब मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए 1 महीने में देने हैं अनदर पार्टी को, और मुझे पता है कि 1 महीने में मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं हो पाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ड्रॉवर के पास जाऊंगी और उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पेमेंट का टाइम एक्सटेंड कर दो। तो उस केस में क्या होगा, जो पुराना बिल था वो कैंसिल हो जाएगा, और जो नया बिल है ना, नई पेमेंट के साथ जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और वो डिलीवर किया जाएगा। इसी को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। दैट्स इट। यही चीज आपकी यहाँ लिखी हुई है, यही आपकी जो है ये देख ली, ये आपके रिन्यूअल ऑफ द बिल कहलाता है। दैट्स इट। अब ये इसके अंदर एंट्रीज क्या होगी, अब ये देख लेते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए जो है जो अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं तो वो केवल तभी रिन्यू करेगा, उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ड्रॉवर को, जो जितना पीरियड एक्सटेंड हुआ है उसका अलग से। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं करेगा आपको। तो अब इसमें देखिए एंट्रीज क्या होगी, अगर हम करें, पहले तो पुराना बिल कैंसिल हुआ तो ड्रॉवर अपनी बुक में क्या करेगा, दोबारा से उसको ड्रॉवी को डेबिट कर देगा, बीआर को क्रेडिट कर देगा। इंटरेस्ट के लिए भी ड्रॉवी पे करेगा तो ड्रॉवी टू इंटरेस्ट हो जाएगा, और लास्ट में नए बिल के लिए उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो बीआर टू ड्रॉवी हो गया। ये अपनी बुक में क्या करेगा, सबसे पहले तो बीपी टू ड्रॉवर हो जाएगा क्योंकि पुराना बिल कैंसिल हो गया, फिर इंटरेस्ट टू ड्रॉवर हो जाएगा क्योंकि इसने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, एंड ड्रॉवर टू बिल्स पेबल हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब बात आती है बिल रिटायरिंग ऑफ द बिल, ये क्या कहता है, कई बार एग्जांपल्स होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो अरेंज किया जाता है टू बी रिटायर्ड बिफोर द ड्यू डेट बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। रिटायर कर देना, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अब
मैंने गुड्स जो है वो क्रेडिट में खरीद ली थी, और मेरे ऊपर जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया और ये सब ठीक है। और मुझे 3 महीने का जो है मेच्योरिटी पीरियड, मुझे टाइम पीरियड मिल गया। लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास जो है पेमेंट आ गई, और फिर अब मुझे वो पेमेंट देनी है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ड्रॉवर के पास जाऊंगी और बोलूंगी कि मेरे पास पैसा है, आप एक काम कीजिए, प्लीज इस बिल को रिटायर कर दीजिए, और मेरी पेमेंट जो मेरे पास फंड है एक्स्ट्रा में, आप जो है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए मेच्योरिटी से पहले। अगर आप जो होल्डर है या जो ड्रॉवर है वो एग्री करता है, तो जो बिल होगा वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है। और जो अगर रिटायरमेंट ऑफ बिल को एनकरेज करने के लिए जो होल्डर होगा, इवन वो कुछ डिस्काउंट भी दे देता है, मतलब रिबेट दे देना, रिटायरमेंट और मेच्योरिटी की जो पीरियड होगा उसके बीच की कुछ रिबेट भी जो है वो कैलकुलेट करके उसको दे देता है। क्योंकि देखो, अगर आप पीरियड एक्सटेंड करवाते हो तब आप इंटरेस्ट भी तो भरते हो। आप अगर टाइम से पहले दोगे तो आपको रिबेट भी दे देगा, अगर सामने वाला पर्सन चाहेगा तो। ठीक है। बस यही आपका क्या होता है, रिटायरिंग। तो रिटायरिंग के केस में भी आपकी एंट्री जस्ट उल्टी हो जाएगी। अगर रिटायरिंग एक्सेप्ट कर ली तो मतलब कैश अकाउंट, रिबेट ऑन बिल टू बीआर, ये ड्रॉवर अपनी बुक में करेगा क्योंकि उसे कैश मिल रहा है। ठीक है ना। और ड्रॉवी क्या करेगा, कैश पे कर रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट उसकी पेमेंट करेगा। कैश अकाउंट तो इसलिए क्योंकि उसको रिबेट मिल गई, और टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट। ये आगे ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, इतना डीप में नहीं आएगा, जस्ट आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिटायरिंग ऑफ बिल क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है, किस टाइम पर करना होता है। दैट्स इट। अगर इतना कर लोगे वो भी इनफ होगा आपके लिए। ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, और बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है किसके द्वारा, क्रेडिटर्स के, या मैं बोलूँ ड्रॉर के द्वारा, अपॉन हिज। इसकी आपको एक मिनट रुकिए। हाँ, तो देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, नेगोशिएबल है ये। ठीक है। ये ड्रॉ किया जाता है ड्रॉवर के द्वारा, किसके ऊपर, ड्रॉवी के ऊपर। प्रोमिसरी नोट जो होता है वो ड्रॉ कौन करता है, आपका डेटर ड्रॉ करता है क्रेडिटर के फेवर में। देयर आर डैश पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल कितनी पार्टीज होती है, 3। प्रोमिसरी नोट में कितनी होती है, 2 होती है। ड्रॉवर एंड डैश कैन नॉट बी द सेम पार्टी इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज में बात करें तो ड्रॉवर और ड्रॉवी कभी भी सेम पार्टीज नहीं हो सकते, क्योंकि ड्रॉवर एंड पेई तो सेम हो सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया लैंग्वेज इज कॉल्ड, इंडिया की लैंग्वेज में अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं उसको, हुंडीज। डैश डे ऑफ ग्रेस आर एडेड इन टर्म ऑफ बिल्स टू कैलकुलेट द डेट ऑफ इट्स। कितने दिन, 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड होता है उसकी मेच्योरिटी डेट के कैलकुलेशन में, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस है ये अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अगर आप अच्छे से करें तो। अब इसके बाद में देखिए कौन कौन सी की टर्म्स आपकी इस चैप्टर में यूज हुई है। तो ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, बीआर, बीपी, ड्रॉइंग ऑफ अ बिल, एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट, तो ये आप कर लेंगे। हाँ, लेकिन इनके जो डिफरेंस है उनको प्लीज जरूर अच्छे से कीजिएगा, डिफरेंस आपके आते हैं। उसके बाद में ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स है सिर्फ। एंड यस, अब यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है ये आपका फिनिश होता है। लास्ट में आपको एक बार आंसर्स जरूर दिखा देती हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स के। ये देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, ड्रॉवर, ड्रॉवी, डेटर, क्रेडिटर, 3, 2, ड्रॉवी, हुंडी एंड 3 एंड मेच्योरिटी। तो ये हमारे सारे फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्ट है। तो आप जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।